बहुत सारे पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के बाद, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद एक कॉमन मिस्टेक मुझे दिखी है ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कि उनके पोर्टफोलियो में मल्टी कैप भी मिलेगा, फ्लेक्सी कैप भी मिलेगा और बेसिक डिफरेंस क्या है, ये नहीं समझते हैं कि आपको एक्चुअली किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड चाहिए। तो अगर आप कन्फ्यूज़्ड हो कि भाई आपके पोर्टफोलियो में ये म्यूचुअल फंड होने चाहिए भी या नहीं चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, सब चीज़ जानने वाले हैं। इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आपको खुद ही पता चलेगा कि आपको फ्लेक्सी कैप की ज़रूरत है, मल्टी कैप की जरूरत है या इन दोनों की जरूरत नहीं है। तो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जानते हैं मल्टी कैप की कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है और किन के लिए ये अच्छा होता है। सेबी की तौर से पहली गाइडलाइन आई थी मल्टी कैप की 11 सितंबर 2020। इससे पहले जो म्यूचुअल फंड थे वो किसी को भी कोई भी नाम दे रहे थे, कोई भी क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया गया था। हर एक म्यूचुअल फंड अपने तरीके से काम कर रहा था। वो नाम देते थे मल्टी कैप, लेकिन वो मल्टी कैप की जगह एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तरीके से भी काम कर रहे थे। लेकिन 2011 में सेबी की साइड से गाइडलाइन आई कि आपको एटलीस्ट 75% के आसपास का जो पैसा है वो आपको इन्वेस्ट करना है इक्विटी मार्केट के अंदर। पहले ये चीज नहीं होती थी, पहले फंड मैनेजर के हाथ में था कि वो कहीं पे भी इन्वेस्ट करता था। अब जो 75% की होल्डिंग है कि इक्विटी में डालना है, उसका भी क्राइटेरिया बताया गया है कि मिनिमम एलोकेशन आपको लार्ज कैप में 25% की करनी है, मिड कैप में 25%, स्मॉल कैप के अंदर 25% की, और जो बचा हुआ 25% है वो फंड मैनेजर के ऊपर है कि उसको कहां पर इन्वेस्ट करना है। तो जब भी कोई कहता है कि मैं मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो इसका ये मतलब है इन टर्म्स ऑफ एनी सिचुएशन, चाहे मार्केट नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, आपका ओवरऑल पैसा जो है वो तीनों सेगमेंट में डिवाइडेड है। अब कई केसेस में लोग बोलते हैं कि भाई स्मॉल कैप गिर रहा है लेकिन मुझे इन्वेस्ट करना है, नहीं करना, मेरे को निकलना है। तो मल्टी कैप में आप ये नहीं कर सकते। मल्टी कैप में फंड मैनेजर के ऊपर रूल अप्लाई होता है कि आपको एटलीस्ट डालना ही है पैसा। तो ये एक प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों है, कैसे मैं आगे बताता हूं। इसी के साथ साथ एक और नया रूल भी आया कि जो सेबी है उसने डिफाइन कर दिया कि जो लार्ज कैप है वो कहां से कहां तक लार्ज होती है। जैसे नंबर 1 से लेके 100th कंपनी की मार्केट कैप की बात हो रही है, 1 से 100 तक को लार्ज कैप कहते हैं। वहीं पे 101 से 250 को मिड कैप कहते हैं। उसके बाद 251 से लेके बाकी सारी कंपनियों की जो मार्केट कैप है उसको हम स्मॉल कैप कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। इन सारे के सारी कंपनी साइज के हिसाब से वो एक पोर्टफोलियो बनाएगा आपके लिए, जहां पे मिनिमम 25-25-25% हर एक कैटेगरी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखेगा वो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। इसी के साथ साथ 75% के आपके मिनिमम इन्वेस्टिंग तो इसमें हमेशा रहने ही वाली है। इसका मतलब ये होगा कि फंड मैनेजर चाहे ना चाहे आपका पैसा हमेशा एटलीस्ट 75% तक इक्विटी में लगेगा। तो ये मोटे मोटे तौर पे एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है ये आपको समझ आ गया है। अब मल्टी कैप के रिस्ट्रिक्शंस और रूल्स तो हमने समझ लिए क्योंकि ये बेसिक डिफरेंस है। अब फ्लैक्सी कैप में क्या डिफरेंसेस आते हैं। सेबी का रूल कहता है जो फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो ओपन एंडेड इक्विटी होती है। मतलब यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उसके हाथ में है कि उसको कहां पे इन्वेस्ट करना है, उसकी खुद की इन्वेस्टिंग स्किल के ऊपर है। वो चाहे तो किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे हमने मल्टी कैप के अंदर देखा, मल्टी कैप में जो म्यूचुअल फंड है उसको एटलीस्ट लार्ज कैप में 25 डालना है, मिड कैप में 25% डालना है और स्मॉल कैप में 25% डालना है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 75% की होनी चाहिए इक्विटी के अंदर। यहाँ पे जो फ्लेक्सी कैप है उसके हाथ में पूरा है कि भाई उसको डालना है तो पूरा पैसा वो लार्ज में भी डाल सकता है, मिड में भी डाल सकता है। तो उसकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस साइड की कंपनियों के अंदर उनको पैसा डालना है। इसी के साथ साथ एक मिनिमम रिक्वायरमेंट म्यूचुअल फंड को फेस करनी पड़ती है कि 65% एटलीस्ट आपका पैसा इक्विटी के अंदर होना चाहिए, मतलब स्टॉक्स के अंदर लगना चाहिए। अदरवाइज बाकी का जो बचा हुआ पैसा आप गोल्ड में डालना चाहो, आप बाहर की कंपनियों को खरीदना चाहो, जैसे अगर आप पराग पारी को देखोगे तो बाहर की कंपनियों में भी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उस तरीके की पूरी ऑप्शन मिलता है। लेकिन 65% इक्विटी में होना चाहिए। उसके बाद बाकी पैसा आपको जहां डालना है आप डाल सकते हो। तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। और वहीं पे एक और बेनिफिट फ्लेक्सी कैप को मिलता है कि भाई आप अपने हिसाब से कोई भी बेंचमार्क चूज कर सकते हो कि आपको किसका बेंचमार्क चाहिए। आप लार्ज कैप से कंपीट कर रहे हो, आप मिड कैप से कंपीट कर रहे हो, क्या है आपका बेंचमार्क, वो भी एएमसी कंपनी के हाथ में होता है कि किससे उसे कंपीट करना है। वहीं पर जो सेबी है वो फंड हाउस को ये भी ऑप्शन देती है कि अगर आपका एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड चल रहा है तो आप उसको फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को फ्लैक्सी कैप से मल्टी कैप में उस म्यूचुअल फंड को मूव करना है तो उसको वापस से सेम रूल फॉलो करना होगा कि 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% आपको स्मॉल कैप में पैसा रखना पड़ेगा। तो फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये सेबी का रूल कहता है।
अब जानते हैं कि किसके पोर्टफोलियो में कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रहता है। अगर आप मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपके थॉट प्रोसेस में ये होना चाहिए कि आपका पैसा हमेशा हर एक कंडीशन में 75% एटलीस्ट मार्केट के अंदर लगा रहने वाला है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट नीचे गिर रही है तो आप बोल दो कि नहीं भाई मुझे स्मॉल कैप में नहीं लार्ज कैप में डालना है, क्योंकि सेबी का रूल कहता है मल्टी कैप में कि नहीं 25% तो डालना ही पड़ेगा। तो ये एक रिस्क भी है, एक अच्छी बात भी है। रिस्क इस वजह से है क्योंकि जब आपका पैसा नीचे जाएगा तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है। वहीं पे अच्छी बात यह है कि आपने सस्ते प्राइस पे इक्विटी खरीदी स्मॉल कैप की, तो ग्रोथ इसके अंदर काफी ज्यादा आ सकती है। वहीं पे जो फ्लेक्सी कैप है, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो फ्लेक्सी कैप का जो फंड मैनेजर है वो कहता है कि भाई मुझे 65% इक्विटी में डालना है, लेकिन मैं एटलीस्ट लार्ज कैप में मूव कर देता हूं ताकि मैं सिक्योर हो जाऊं। मार्केट नीचे आएगी तो मैं स्मॉल कैप में पैसा डाल के ग्रोथ ला सकता हूं। तो ये फंड मैनेजर की स्किल के ऊपर है कि वो पैसा निकाल के लार्ज कैप में डालता है या फिर नहीं डालता। सेकंड स्टेप एक बेनिफिट दिखता है, जैसे हम कहते हैं कि लार्ज कैप में अब बाइंग आएगी, एफआई लार्ज कैप बाय करेगा, तो फ्लेक्सी कैप वाला तो पूरा पैसा लार्ज कैप में डाल सकता है अपना, लेकिन मल्टी कैप वाला नहीं डाल सकता। मल्टी कैप वाला अपना जो बचा हुआ 25% है वो लार्ज कैप में शिफ्ट कर देगा। तो ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड है वो 50% लार्ज कैप, फिर भी 25 स्मॉल और 25 के अंदर मिड कैप आपको देखने को मिलेगा। सेकंड बेनिफिट, मल्टी कैप के अंदर जो फंड मैनेजर है उसकी स्किल होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारे रूल्स की वजह से थोड़ा सा वो बंध जाता है। लेकिन वहीं पे जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, अगर उसका फंड मैनेजर अच्छा है तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न भी निकाल के ला सकता है। बिकॉज कई बार मार्केट जब मरी हुई है तो बहुत सारी पोजीशन स्मॉल कैप में ले लेगा, लेकिन वहीं पे मार्केट अगर चढ़ रही है तो हो सकता है बहुत सारी पोजीशन वो लार्ज कैप में ट्रांसफर कर देता कि मार्केट गिरे तो कम गिरे। वहीं पे अगर उसको ओवरसीज अपॉर्चुनिटी दिखती है, जैसे पराग पारिक को दिखती है जिसने अमेजोन और बाकी सारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया, तो वो वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो फ्लेक्सी कैप टोटली डिपेंड करता है फंड मैनेजर की स्किल के ऊपर कि वो कितना पैसा निकाल करके देगा। अब किसके पोर्टफोलियो में कौन सा म्यूचुअल फंड होना चाहिए? अगर एक ऐसा इन्वेस्टर है जिसके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड है, मिड कैप का म्यूचुअल फंड है, तीनों कैटेगरी के फंड हैं आपके पोर्टफोलियो में, आपको एक्चुअली जरूरत ही नहीं है किसी भी तरीके के म्यूचुअल फंड की, क्योंकि आपने अपना ही पूरा पूरा एरिया क्रिएट कर लिया है और वो काम हो जाएगा। आपको ना फ्लेक्सी कैप की जरूरत है ना ही मिड कैप की जरूरत है। सेकंड कैटेगरी, अगर कोई इन्वेस्टर ये कहता है कि मेरे को मिड कैप और स्मॉल कैप के बहुत अच्छे से पता है कि इसमें मुझे इन्वेस्ट करना है, लेकिन मेरे को लार्ज कैप पे इन्वेस्ट नहीं करना, बिकॉज ज्यादातर लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते, उस केस के अंदर एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड काफी अच्छा रोल अदा कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी मिलता है और लार्ज कैप का एक्सपोजर भी मिलता है। तो वो सिक्योर वहां पे खेल सकता है, पोर्टफोलियो उसका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली किसी भी लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। वहीं पे थर्ड ऑप्शन आता है कि किसी के पोर्टफोलियो में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कहता है भाई मुझे एक ऐसा म्यूचुअल फंड दे दो जहां पे मैं इन्वेस्ट करूं और मेरा काम कंप्लीट हो जाए। तो उस केस के अंदर उसके पास एक मल्टी कैप का म्यूचुअल फंड होना चाहिए, क्योंकि वो लार्ज कैप में भी आपके लिए इन्वेस्ट करेगा, मिड कैप में भी इन्वेस्ट करेगा और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करेगा। जिसमें क्या होगा, मार्केट गिरेगी तो ज्यादा गिरेगा भी, लेकिन जब मार्केट रिकवर करेगी तो काफी अच्छे से रिकवर करेगा। आपको बहुत ज्यादा सिरदर्दी पालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड आपका काम कर देगा और हर तरीके का बेनिफिट मिलेगा, बूस्ट मिलेगा स्मॉल कैप से, मिड कैप से, स्टेबिलिटी मिलेगी लार्ज कैप से। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी तो मल्टी कैप लो, काम खत्म, कोई भी स्मॉल कैप मिड कैप का म्यूचुअल फंड लेने की जरूरत नहीं होगी। आज की डेट के अंदर अगर किसी को लेना हो तो कौन से म्यूचुअल फंड लेने चाहिए? पराग पारेख हो गया एक फ्लेक्सी कैप का अच्छा म्यूचुअल फंड है, क्वांट का फ्लेक्सी कैप का अच्छा म्यूचुअल फंड है। ये दोनों इस समय पे काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, पोर्टफोलियो भी काफी ज्यादा अच्छा है इनका। वहीं पे अगर आप मल्टी कैप की बात करोगे तो निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में से आता है अपनी कैटेगरी के अंदर। तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो वाला मल्टी कैप देख सकता है। इसी के साथ साथ एचडीएफसी का मल्टी कैप भी काफी अच्छे तरीके से काम करता है। तो आई होप इस वीडियो को देख करके आपको समझ आ गया होगा किसके लिए मल्टी कैप अच्छा है, किसके लिए मल्टी कैप अच्छा नहीं है, किसके लिए फ्लेक्सी कैप है और किसको इन दोनों में से किसी के अंदर भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करने की कोशिश जरूर करूंगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।